अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, खान साहब ने रतन टाटा के बारे में क्या कहा। CAA और NRC पर इतना हंगामा क्यों। और अभी जो है वो वीडियो देखते हैं जी। खान सर की ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। गृह मंत्रालय आज चाहे तो किसी को नागरिकता दे सकती है। समझ में आएगी नहीं? कोई झमेला नहीं है। गृह मंत्रालय गवर्नमेंट का है, लेकिन मीडिया में कुछ रहना चाहिए। समझा क्या? जैसे हम लोग के लिए भी क्या चीज है? पढ़ाई है। पढ़ाई खास करके जीएस इतना समुंदर है ना कि हमको आलतू फालतू चीजों को ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर वही छोटा सा पढ़ाई रहता तो हम भी अंट बताते हैं। हमारा जीएस ये इतना है कि अगर पढ़ाना चालू करे आदमी तो ये पूरा ही हमारा ये वाला जन्म खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता है जीएस। सब चीजें पकड़ लीजिए यहां से। समझ में आएगी नहीं क्या? लेकिन नेताओं को क्या चाहिए? उन सबको तो पता है कि डाटा पे भाग जाएगा सब यहाँ पे। इसलिए आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे, किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बना है, तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा। तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके। समझा कि पैसा देता है सब। हम लोग से कहता है खान साहब ये बात बस बोल दीजिए, जितना पैसा कहिएगा। हम कहें कि तू हमारा कौन चीज समझता है? सड़क छाप। हाँ, डिबेट में यहाँ पे डिबेट में बैठने के लिए भी सामने को बराबरी योग्य होना चाहिए। कोनो के अगले बगले ले गई। एक मीडिया वाला था, महिला थी, अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी। वो हमसे कहती सर थोड़ा सा जीडीपी बजट आया है, जीडीपी बहस का नाम। जीडीपी 3 टाइप का होता है, बताइए आपको तीनों पता है? हम तो एक ही जान रहे थे। नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना? अब ये जो आप जीडीपी बहस कीजिएगा, इसमें से कौन से जीडीपी में कीजिएगा? अरे बाप रे बाप, ये सब भी होता है। तो ये तो हाल हो गया है यहाँ पे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं एनआरसी, ठीक है? उसके बाद समझते हैं सीए। दोनों एक दूसरे का एक है, पहचान करता है एनआरसी और नागरिकता देता है सीए। सीए और एनआरसी। पहले सीए समझेंगे कि पहले एनआरसी? हाँ, देखिए हमारा देश आज से नहीं, शुरू से ही महान रहा है। शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया। और अगर आपको यह लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना, तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है। यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। आप देश नहीं देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। आप देखने के बाद ना खाली वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है। उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, भाग जाएगा सब वहां पे। अब ऐसे लोगों को बैठाया जाता है। तो भारत शुरू से महान रहा है। जब भी किसी देश को सताया गया है तो वहां के लोग भारत में आए हैं, स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है। तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड याद रखना है, क्या जी? रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना। यहां पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पारसी। लेकिन ईरान में जो क्या हुआ, ईरान में अरब का क्या हो गया? आक्रमण हो गया। पारसियों को वहां से भागना पड़ा। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। सैल्यूट उस इंसान, मतलब
देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। आज भी बहुत दान देते हैं। तो पारसी लोगों को यहां से 12वीं सदी में भागना पड़ा था, और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में। तो गुजरात पास पड़ा था, तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है, आप लोग का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रखेंगे। तो पारसियों ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा वहां पे एग्जाम्पल दिया। दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पर, उसका कि देखिए इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया। कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था, लेकिन चीनी इसमें संभाल गया, पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया। हमें भारत में जगह दीजिए, हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और वो बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया। वो बहुत कम है, उनकी परसेंटेज में भी, संख्या में भी नहीं आते, दशमलव में आते हैं लोग परसेंट में, लेकिन बहुत शांति प्रिय। तो 12वीं सदी में हमने किसे शरण दिया? जब पहला एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, दूसरा 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहां आए थे? भारत में। दूसरा हम लोगों ने कब दिया? 1947। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया? बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आ गए और रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। कहां पर? दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है ना, जहां कोचिंग चलता है, उसके आसपास में बहुत बड़ा एरिया में मुखर्जी, वहां पे एरिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, जहां पे इन लोग बहुत सारे संख्या में रखे गए थे। आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ हैं। पटना में एक मार्केट लगता है, लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर, तो हमारे यहाँ तिब्बत के बौद्ध लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो दूसरा यहाँ हुआ था। उसके बाद चौथा नंबर पे रसिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर 79 में। तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहां आ गए? भारत में। ये कब आए थे? 79 में। ये कब आए? 12वीं सदी में। तो यहां से आ गए लोग। 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यहां से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहां शरण लिए? भारत में। भारत में बहुत सारे लिए। कब लिए? 1980 के दशक में यहां से भी भाग के क्या लिए थे लोग? शरण लिए थे यहाँ पे। 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था, तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ। पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश, बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बंगाली बोलते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ सोचते। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। इसकी सेना खुद अपने देश की, ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अपने ही देश का। और लॉजिक क्या दिए थे? ये बांग्लादेश वालों को बोले थे, ये बांग्लादेश वाले प्योर पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो प्योर पाकिस्तानी होंगे। ये लॉजिक है इनका। ये लोग भाग के कहां आए थे? भारत में आए थे। और इतने करोड़ों की संख्या में लोग शरण लिए थे। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना इनको शरण देने के चक्कर में विफल हो गई, अनाज कम पड़ गया था। लेकिन भारत किसी भी देश का नाम एक दिन में नहीं हो सकता है। कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। 12वीं सदी से लेकर आज तक भारत दूसरों को शरण देते आया है यहाँ पर। तो 1971 में बांग्लादेश के लोग आए। समझ आ गया कि नहीं? 2015 में म्यांमार से मारा गया किसको? रोहिंग्या को। तो रोहिंग्या 2015 में कहां शरण लिए सर? हाँ, भारत। यहां से ये मामला तेज पकड़ लिया रोहिंग्यों से। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। लेकिन इसमें हमारी भी गलती है। जब रोहिंग्यों को सेटल नहीं करना था तो सेना को पीछे क्यों हटने को आदेश दिया गया? सेना अगर आप घुस जाएंगे चाइना में, आप म्यांमार में घुस के देखिए तो उसकी सेना को सख्त आदेश है मार देना। लेकिन म्यांमार से कैसे घुस गए सब रोहिंग्या इतना ज्यादा? सेना पीछे हटी थी। आदेश देखिए, जैसा आदेश रहेगा वैसे ही सेना करे। सेना को बोलिए ना तू म्यांमार खाली करा के चला है, नहीं समझे? क्योंकि मीडिया को एक मसाला मिल गया। मीडिया से पूछिए ना, अच्छा ठीक है रोहिंग्या समस्या है, ठीक है ये सब चीजें है, उसको सॉल्व करेंगे। आने कौन दिया? मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बीमारी को आने क्यों दिए? आप लाखों की संख्या में घुसा दिए यहां पर। अब म्यांमार मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके तो आए नहीं है, पासपोर्ट लेके आए नहीं है। तो आपको पहले ना सोचना चाहिए यहां पर देश की समस्या इतना। तो मीडिया वाला ब्रेक के बाद कहेगा इसको कह दो तबीयत खराब हो गया, चल गया इसका, चाहे इसका माइक कम करो, इसको चिल्लाने दो, इसको पोले खोल देगा हम लोग का। तो यहां पर समझ में आएगी नहीं? इतने लोग भारत में क्या हो गए? आ गए।
अब दिक्कत हो गया कि इन लोग को नागरिकता कैसे दिया जाए। इन लोग के पास एक ही ऑप्शन था, सबसे जल्दी नागरिकता लेना है तो पंजीकरण। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजी। तो भारत सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी लोग स्पेशली भारत में आए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहीं पे कहां से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी लोग यहां, जो भी अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, समझिएगा, टेक्निकल वर्ड सोचिएगा, माइनॉरिटी जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं वो भारत में आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2014 से पहले आए जाना चाहिए, तब हम उन्हें 2020 में नागरिकता दे देंगे। ये देखिए ना, ये तो ऑलरेडी पंजीकरण के शर्त को पालन नहीं कर लिया, नहीं पालन कर लिया। अरे भाई 2014 से पहले आए हैं और आपको दिया जाएगा 2020 में, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो तो गया, पंजीकरण का हो गया। तो इसके लिए एक अलग से नियम बना दे, सीए। क्या ये अलग नियम है? सेम पंजीकरण है। सेम क्या है? पंजीकरण। आपको पहले से पता है, ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन में पहले भी कितना साल है? 7 साल। तो सीए के थ्रू क्या आपको अभी नागरिकता मिल जाएगी? अभी अफगानिस्तान से कौन आया कि सीए देखिए हमको सताया गया, दे दीजिए, निकलेगा, दे दिए। कब से आना चाहिए? 2014 से पहले। दिया कब जाएगा? 20। समझ में आया कि नहीं गया? जबकि पंजीकरण का कानून 1955 में ही बन चुका था, जिसमें कम से कम कितने साल बना था? तो ये लोग तो 7 साल का नियम पालन नहीं कर लिए थे। अब मीडिया में बवाल क्यों हुआ? ये मीडिया में बवाल नहीं हुआ, बवाल कराया गया था। समझिए कैसे। सुप्रीम कोर्ट में या जब नियम बना तो हम लोग कानून के ऊपर नहीं है, हम लोग संविधान के नीचे हैं। संविधान कहता है कि देश का कोई कानून किसी धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता। तो इस कानून में कोई धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया था। कहा गया था कि 3 हमारे पड़ोसी देश जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, अगर वो लोग माइनॉरिटी में हैं, किसमें है? माइनॉरिटी में है, और उनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती है तो भारत में आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसको कैसे मैनिपुलेट होता है। अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्प। तो सरकार नियम में लिखती है, ध्यान से समझिएगा, सरकार नियम में लिखती है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं वो भारत आ सकते हैं, उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन भाषण में बोला जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी। बात समझ रहे हो? समझ गए? तो वो भाषण था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलाया, ये क्या है? तो सरकार वहां खड़ा होकर कही थी कि भाषण से हमको क्या बहस है, हमको भाषण से क्या मतलब है, हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और अल्पसंख्यक हैं, हम उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। अल्पसंख्यक को हमारा देश मान्यता देता है, क्योंकि हमारे देश में ही पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कोई गलत वर्ड नहीं है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रही है? अल्पसंख्यक। कानून में क्या लिख रही है? अल्पसंख्यक। भाषण में मुस्लिम छोड़कर सब। समझ में? और ये बात अभी तक उन लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि सरकार को नागरिकता किसी को देना चुटकी का खेल होता है, गृह मंत्रालय का चुटकी का खेल। लेकिन ये सब समझ में आ गई नहीं क्या? अब क्लियर समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। सोशल मीडिया के थ्रू दिखाना भी जरूरी था। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं इसके ऊपर, मैं कहूँगा इतना ज्यादा इसके ऊपर बोलने लायक है नहीं है, लेकिन यह है कि इन रियलिटी अगर देखा जाए तो उन्होंने वो चीज, वो आंकड़ा जो हम सोच रहे थे, मेरा सवाल था लास्ट वीडियो में देखने के बाद कि यार वो 14 से जो बाद में आए हैं 2014 से, तो वो अगर 16 या 17 तक रहे हैं तो रह रहे हैं इंडिया में, तो उनको तो मिल जानी चाहिए। लेकिन 7 साल का उन्होंने आंकड़ा बता दिया है कि डिस्टेंस जो है, वो गैप जो है वो 7 साल का होना चाहिए। और उन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है, उसको नाम दिया है एक, क्योंकि उन्होंने बताना भी तो है ना दुनिया को भाई। तो सेकंड थर्ड चीज कि उन्होंने जो रिलीजियस गिनवाए हैं उनमें मुस्लिम कम्युनिटी जो है नहीं है। एक और भी पॉइंट बीच में आ जाता है
कि बहुत सारी कंट्रीज में मुसलमान जो है ऑलरेडी वो वहाँ पे अपने हिसाब से रह रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो दूसरी कम्युनिटीज के हैं, उनको मसला हो रहा है, यहाँ उनके पे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल मसला पता है यहाँ पे सबसे मेन किसका है? रोहिंग्या मुसलमानों का है, हाँ वो भी है, जो वो लेकिन 2015 के बाद आए हैं। यहाँ पे जो चीजें खान सर ने हाँ, वो मेंशन उन्होंने की है मेंशन ना, की है, बिल्कुल वो सुनने के लायक है उन्होंने कि मेंशन जो की है। प्रेपोगंडा करने वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस कानून को इस तरह से ले रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उनको नागरिकता जो है कि सिटीजन दी जा रही है, लेकिन सिवाय मुसलमानों के। लेकिन जो सरकार है हिंदुस्तान की और जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो भी पक्ष मिनॉरिटी में हैं उनके ऊपर धार्मिक अत्याचार हो रहे हैं। वहां पे उन्होंने किसी भी पक्ष को मेंशन नहीं किया कि फलां पक्ष के लिए है ये चीजें। उन्होंने कहा कि जिस भी कंट्री में, इन तीनों कंट्रियों का नाम लेके, कि जो भी मिनॉरिटी में लोग हैं जिनके ऊपर धार्मिक अत्याचार हो रही है, उनके लिए ये कानून बनाया गया, किसी एक के लिए नहीं बनाया गया। तो उसमें इनके जो कट्टरपंथी उनके बताने का तरीकाकार क्या है कि सबके लिए बनाया गया, लेकिन सिवाय मुसलमानों को छोड़ के। तो मुसलमान तो इन तीन देशों में मिनॉरिटी में नहीं है, और क्योंकि इन तीनों उन्होंने तो देशों में से मिनॉरिटी की बात की। मेजॉरिटी मुसलमान में जो है। हैं, हाँ, वो मुस्लिम जो हैं, वो गे भी नहीं है। गे भी नहीं है, और ऊपर से धार्मिक धार्मिक भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई हत्याचार नहीं हो रही। तो इन हाँ, चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि पॉइंट जो है वो बड़ा जबरदस्त है, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसको नेगेटिव वे में लेके जाने के लिए जो वर्डिंग है वो चेंज करके तो अपने वे से बयान करना। तो मीडिया की भी इन्होंने बात की है कि मीडिया का तो काम ही यही है उनका तो कि पहले ही मिर्च पता मसाले लगाना है। और बातों को उछालना और इस तरह की चीजें करना, कि अगर आपने मीडिया को सुन रहे हैं और आप कहते हैं, एक मेंटली तौर पर कहते हैं जी कि मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इट्स मीन कि आप न्यूज सुनते हैं। अगर आप रिलैक्स हैं और आप ये देख रहे हैं कि कंट्री तरक्की कर रहा है, तो इट्स मीन आप न्यूज नहीं सुनते। ये तो उल्टा साफ हो गया। वहां पे मैंने बोला ये पाकिस्तान में आप पीटीवी लगा लो ना ठीक है, तो वहां पे लगता है मुल्क जो है वो तरक्की की तरह पे जा रहा है, सुधर गया है। हर बंदा जनाब सोच विचार करता है, पढ़ा लिखा जनाब पाकिस्तान। तो जैसे दूसरे चैनल लगाए ना तो असलियत सामने आ जाती है, भाई क्या घपले चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्या दो नंबरियां चल रही हैं। तो यहाँ पे भी वही अंतर था, सेम टू सेम। मीडिया की बात उन्होंने की है तो इसलिए कर रहा हूँ, मीडिया पे दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लाइव शोज जो होते हैं ये उनकी बात कर रहे थे मेरे ख्याल में। उनमें ज़्यादातर ये होता है कि उनमें वो कट कर दिया है, ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो वो कहीं पे भी रोक लेंगे, उसको कट कर लेंगे। लेकिन लाइव में उनको बोलना पड़ता है कि ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद इनके सवाल का जवाब देंगे। तो ब्रेक जो है वो तकरीबन 3 मिनट की होती है। 3 मिनट में दुनिया इतनी मसरूफ होती है, अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर चैनल चेंज कर देते हैं, और कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं और उनका काम आसान हो जाता है, और वो उससे उस सवाल का जवाब नहीं देते, किसी और बंदे को माइक पकड़ा देंगे या मौजू चेंज कर देंगे, या जो इनके पास मेहमान बैठे होंगे उनको बुलाया, उनके कुछ सवाल शुरू कर देंगे। ये एक तरीकाकार होता है हैंडल करने का। हालांकि अगर सच्चाई दिखानी है, आप डिबेट कर रहे हैं, अवाम बैठी हुई है, उनके सवाल जवाब सुन रहे हैं, उनके ही मसले हैं ना, उनको ही हल करने के लिए उन लोगों ने आपको बिठाया हुआ है, ठीक है, और आप उनकी जुबान बन रहे हैं। तो कम से कम सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर मीडिया भी मेरे ख्याल में किरदार अदा करे अपना, हम्म तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट, इस तरह की स्थिति क्रिएट ना हो। लेकिन इनको टीआरपी चाहिए होती है अपने मसाले के लिए, अपने मफाद के हम्म लिए, पैसे के लिए जनाब। ये अवाम को जनाब उल्टे रास्ते पे लगा देते हैं। जो अवाम सुधर नहीं है उनका भी माइंडसेट जो है वो और हाँ, तरफ जैसा चला कि जाता इन्होंने है। मेंशन किया है कि सरकार के लिए एक मामूली सी बात है सिटीजन देना, वो दे सकते वो हैं, दे लेकिन सकते हैं फिर आराम भी से। उन्होंने एज अ कानून के तहत, एक प्रोसीजर के तहत एक सारा सिस्टम बनाया है, एक दुनिया को लॉ भी एंड दिखाना है ना। रेगुलेशन की जो लिमिट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये हम्म। सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा अहम इकदाम है, इसको तो सराहना चाहिए, बजाय हम्म। इसके कि इसको नेगेटिव वे में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल जी, सीएए जो हुआ है बिल्कुल ठीक है, नागरिकता मिल रही है उनको और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन जैसे कि उन्होंने सारे बताए कि कैसे-कैसे, किस-किस सन में जो है वो कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं, इंडिया में बसे हैं और इंडिया महान है इसी वजह से कि सबको जो है वो शरण दे रहा है। अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन कर बात रहा है। अच्छे कर और रहे हैं। 2015 की बात कर रहे थे कि रोहिंग्या में जो है, म्यांमार में जो है वो अपना जो आए हैं उधर से, तो मुस्लिम्स। उनको क्यों मतलब उस वक़्त जगह दी है, तो उनके लिए अभी मसला सारा उनके लिए है, क्योंकि उनको नहीं, नागरिकता नहीं उनसे क्या मिलेगी। प्रॉब्लम है इनको? मुझे नहीं पता कि उनसे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है रोहिंग्या के मुसलमानों से, क्योंकि वो 2015 में आए थे।
तो वही चीज हो सकती है जो अफगानिस्तान से इधर आए तो हाँ, हमने भेज बिल्कुल। दिए, कुछ हो गई ना सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम कुछ ना होगा। कुछ तो हो गई। लेकिन लेकिन खान सर ने यहाँ पे पॉइंट सही मेंशन किया कि अगर मतलब नहीं देनी थी तो नहीं आने देना चाहिए था, एंटर नहीं वो तो होने मैं भी कहूंगा कि इंटर ही नहीं होने देना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इंटर ही ना होने देते पहले। फिर तो अभी जो निकाला है तो पहले ही इंटर ना होने देते हम्म, तो अफगानियों को, तो बिल्कुल। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह रोहिंग्या के जो है असल मसला उनके लिए बना हुआ है, क्योंकि एक तो इन्होंने कहा कि वो 3 मुल्क ही हैं जिनधर से आए हैं, अगर कोई मिनॉरिटी में है तो वो उनको नागरिकता मिलेगी 2014 से पहले। पहले वो आए हैं 2014 के बाद, और लेकिन उनके कंट्री का नाम नहीं है बीच में, और ऊपर से वो मुस्लिम है। तो वो कैसे उनको नागरिकता मिलेगी? वो कह रहे हैं कि वो अपना कोई ना कोई पासपोर्ट कोई कुछ ऐसा दिखाएं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वो खान साहब ये भी बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो आए हैं, तो वो तो कहाँ फिर से दिखाएंगे कोई वो डॉक्यूमेंट? तो फंस गए। वो उनको लिए है अब बस। उनके लिए रिवर्स का गियर है, नो डाउट। तो बहरहाल वो इंडिया का इंटरनल मामला जी, हम इसमें लेकिन कुछ नहीं करेंगे। उसमें ये लेकिन क्या इसकी है, वजह जरूर हमें बताइएगा, मेंशन कीजिए, क्योंकि सवाल तो आता है ना ये जेहन वो में। जो मेंशन कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी को मेंशन कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का बोला नहीं गया, लेकिन उधर से ये ट्रेवल करके आ गए हैं इंडिया में। उन मुस्लिम का, वो लोगों को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इस चीज को, वो मुस्लिम को बेसिकली लेकर कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं। ये आपके ट्वीट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, मैंने 1-2 ट्वीट भी पढ़ा है। क्या, मुझे समझ ही नहीं आई। ये मतलब कि मुस्लिम उधर हम्म, से ट्रेवल करके इधर आ गए हाँ हैं, कि उनके लिए ये क्यों नहीं उनके है। लिए है। लेकिन ये जो बिल दोबारा अभी सीए किया गया है, लॉ पास किया गया, उसमें मुस्लिम का फिर नाम क्यों नहीं लिया गया? उधर से हालांकि ट्रैवल करके आ गए हैं इधर मुस्लिम, और इंडिया में इंटर हो गए हैं। लेकिन यह है कि जब आप नाम लेते हैं जी ये लॉ बना है, उस लॉ में मुस्लिम का नाम क्यों नहीं आता? लेकिन इन्होंने भी अलग मेंशन किया, खान साहब ने भी 2 नहीं 3 बार मेंशन किया है एट द एंड कि मुस्लिम जो है नॉट अलाउड, वो वाला हिसाब हुआ है। ठीक है ना? वो ठीक है यार, नॉट इंडिया अलाउड नहीं है। अफगानिस्तान वो बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना अलग मुल्क बनाया हुआ है। ये तो मैं भी कहूंगा, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो उसको तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बात है रोहिंग्या के मुसलमानों की, कि वो इंडिया ने खुद आने दिए थे उस वक्त। ठीक है, उस हाँ, वक्त तो अभी रोका नहीं है, मेरा तो सवाल यही अभी है जो ना। है उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, तो फिर उनको तो ज़ाहिर है निकाला जाएगा। मेरा सवाल यही है ना कि उधर तो से आ गए म्यांमार क्या है, मुस्लिम तो म्यांमार इंडिया। तो मानने की नहीं कि ये हमारे हैं। मेरा सवाल तो यही तो है ना ये कि उनके लिए मसला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या और कंट्री से फिर मुस्लिम क्यों नहीं आएंगे, बाकी कम्युनिटी के लोग क्यों आ रहे हैं? तो ये भी सवाल और एक यार बनता ये है। तो सवाल है ना कि पाकिस्तान ने तो अपना मुल्क बना लिया, अफगानिस्तान में मुल्क मुस्लिम है, हाँ, बांग्लादेश मुस्लिम है। हम्म, यहाँ से तो मुस्लिम जाना भी गलत होगा, क्योंकि वो उन्होंने अपना मुल्क जो अलग ले लिया है। हम्म, तो यहाँ से तो मिनारिटी जाएगी ना, जो क्या जिन पे अत्याचार हो रहा है वो अच्छा जाएगी अच्छा। और उनको नागरिकता मिल जाएगी। दैट्स गुड, हम्म, बड़ा बेहतरीन काम है, हम्म, इसमें कोई हमें एतराज नहीं है। लेकिन मसला अब ये है कि रोहिंग्या के मुसलमान जो है वो 2015 के बाद आए हैं, और म्यांमार से वो इंडिया ने पहले इजाजत दी हुई है। अब जो है वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अगर नहीं होंगे तो उनको वापस म्यांमार भेजेंगे। लेकिन म्यांमार अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर मतलब उनके लिए क्या हाल है? ये कहाँ जाएंगे? यही तो क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर वो क्लियर आउट है, उनके ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगे हुए, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, अगर प्रॉपर वे में उनको चेक कर सकते हैं, वो कोई ऐसी मतलब जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं या इस तरह की कोई, हाँ, वो भी हो ठीक सकते है, हैं। और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है उनके ऊपर, ठीक है, या नजर रखती है या नजर रखती आई है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए इजी हो जाएगा डिसीजन लेना कि उनको अब रखना कुछ है ना कोई या बेहतर कार्य देगा इंडिया का ना, बेहतर हो जाएगा वैसे भी उनके लिए। इंटरनल मामला। लेकिन इसके बारे में जरूर हमें ना जरूर कीजिएगा कि रोहिंग्या के मुसलमानों को मतलब कि निकाला जाएगा, उसके पीछे वजह क्या है? हाँ, वो रीजन जरूर क्या है? बताइएगा कि वो कुछ ऐसे कांड कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि हमें नहीं ना पता, तो हमने नहीं सुना, बेसिकली ना ही मुझे किसी लग रहा वीडियो है में हमने देखा है ये पूरी चीजें। वीडियो का मॉरल जो है ना वो यही है कि मतलब ये मसला अगर सॉल्व हो जाएगा ना, अगर हमें पता चल जाएगा ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो आई थिंक ये पूरा होल वीडियो जो क्रिएट किया है ना खान साहब ने, पूरा एक स्टार्टिंग से और समझाया जैसे तो वो हमने समझ आ जाए। अफगानिस्तान को जो है वो अफगानी को निकाला, तो उसके पीछे रीजन यही थी कि एक सिक्योरिटी 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 रीजन रीजन था, एक थी। हाँ स्मगलिंग का था। हाँ ये बिल्कुल। 2 रीजन थे, उस वजह से जो है वो इलीगल, क्योंकि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा आंकड़ा आया हुआ था अफगानियों का। हाँ लेकिन जिनको नागरिकता मिल चुकी थी पाकिस्तान की, उनको नहीं निकाला गया। वो जो 17 लाख गए हैं उनके पास नहीं था कुछ भी, तो हाँ। उनको निकाला गया है। तो ये मे भी हो सकता है यही रीजन हो, तो फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, आपने लॉ इम्प्लीमेंट किया तो कम से कम ये चीजें भी देखे ना। इनके वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत अच्छा करने के लिए जाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी साथ जुड़ी होती है, उसको भी आपने क्लियर आउट करना होता है, तो आपका मसला तभी ये बहरहाल पूरी कर क्लियर लेंगे। होगा। बहरहाल जी हाँ, ये है कि ये तो बड़े अच्छे तरीके से जो थोड़ा समझाया गया है कि किधर किधर से लोग आए थे, किस सन में आए थे,
और पारसियों के बारे में जो उन्होंने बताया कि रतन टाटा जो हैं वो भी पारसियों, वो देखो कितनी खिदमत कर रहे हैं मुल्क की। तो और वो जो मिसाल दी थी दूध और चीनी की, बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, और भी और बड़ी वही मिसालें चीज हो रही है अभी। और भी बड़ी मिसालें दी थी, मेंशन नहीं करनी चाहिए, बहरहाल सर चलें। जो है ना झुक जाएगा। खैर नहीं वो तो एनीवेज, मुझे पता है ना, बांग्लादेश का कहा था, वो तो सबको ही पता है ना। वो बड़ा वो तो शर्मीली पहले भी केस सुना हुआ है, वो तो चलती। पहले भी उस पे बात होती है, लेकिन ये चीनी और दूध वाला और पारसियों का जो है पहली दफा हम देख रहे हैं, तो इसलिए हम भी उस मिसाल पे बात देंगे की है। किसी को अगर देनी हुई तो। खैर बिल्कुल। तो वीडियो अच्छी थी खान सर की अगेन, और मज़ा भी आया और इंफॉर्मेशन भी मिली। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।